हाँ जी। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। सेशन लाइव है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए जरा। सेशन लाइव है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो। चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा। चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी अपना नाउन। नाउन को भी दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो नाउन एंड नंबर और एक है नाउन एंड केस। ठीक है, एक है नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर के अंदर कैसी बातें करते हैं अपन? कुछ ऐसे, जैसे ये वाले नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे, ये वाले नाउन हमेशा प्लूरल माने जाएंगे, ये वाले नाउन आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा, दिखने में ऐसा लगेगा कि ये सिंगुलर हैं, लेकिन रियलिटी में ये प्लूरल होते हैं। ये वाले नाउन दिखने में आपको ऐसा लगेगा, दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि प्लूरल हैं, लेकिन ये होते हैं जी सिंगुलर। फिर कुछ ऐसे नाउन जिनकी सिंगुलर बना लो चाहे प्लूरल बना लो, स्पेलिंग सेम रहती है। आ रही है कुछ बात समझ में? नाउन चैप्टर के अंदर अपन एक तो पढ़ेंगे नाउन एंड केस, जिसके अंदर पजेसिव केस वगैरह इन सब चीज़ों की बात करेंगे। एक है नाउन एंड नंबर जो अपन पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें इस टाइप की बातें होंगी। ये नाउन सिंगुलर होते हैं, ये नाउन प्लूरल होते हैं, ये नाउन दिखने में ऐसे लगते हैं लेकिन ऐसे होते हैं। कुल मिला के बात ऐसी है कि ये पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, सीधा सीधा रटने वाला, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितना हो पाएगा, जितना हो पाएगा उसको भी लॉजिकल बनाना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाना, आई विल ट्राई। ठीक, लेकिन वैसे आपको बता दूं, पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे बोरिंग चैप्टर है जी आपका नाउन। बहुत सारी जगह पे आपने पहले भी वीडियोस किसी की देखी होंगी, आपको पता होगा। जो भी है, चलो जो जैसा है ठीक है, छोड़ो, आ जाओ। सारे चैप्टर तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते ना, सबके अंदर तो लॉजिक्स नहीं हो सकते। ये सिंपली याद करने वाले टाइप का चैप्टर है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा इसको भी थोड़ा सा लॉजिकल बनाऊं। आ जाइए। अब सबसे पहले अपने को देखने हैं जी ये वाले नाउन। ये ऐसे नाउन है, किताबों में लिखा मिलता है, किताबों में लिखा मिलता है कि ये नाउन जो है ये सिंगुलर है। किताबों में आपको लिखा मिलेगा ये वाले जो नाउन हैं ये सिंगुलर है। ठीक, अच्छा, फिर इस पे कुछ इस टाइप के सवाल बना रखे होते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि किताबों में आपको इनके बारे में, इन नाउन्स के बारे में जो अगली स्लाइड पर आपने देखे, जैसे कि ये वाले हैं, ठीक है, सोप, शैम्पू, सैंड, आयरन, पेपर, स्टोन, हेयर, ये वाले जो सारे के सारे नाउन हैं, इनके बारे में जो बातें लिखी होती हैं, जैसे सबसे पहले लिखा मिलेगा कि इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग ना करें। वो जो नाउन है उनके साथ एस या ई एस का प्रयोग करके उनको प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें। उनके साथ आप ऐसा मत कर देना कि आपने सोप को सोप्स कर लिया, शैम्पू को शैम्पूज कर लिया, सैंड को सैंड्स कर लिया। ऐसा करने की कोशिश ना करें। ठीक है, मान लिया, चलो मैंने ये बात भी मान लेता मैं। ठीक, सेकंड चीज उसके अंदर आपको लिखी हुई मिलेगी कि इसके साथ 1 2 3 4 इस टाइप की चीज़ों का प्रयोग न करें। चलो ये भी मान लेता हूँ मैं। ठीक, अच्छा, ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा कि इनके साथ जैसे मैनी हो गया, दीज दोज हो गया, इनका यूज़ न करें। मैनी हो गया, दीज दोज हो गया, इनका यूज़ न करें। चलो ये भी मैं मान लेता हूँ। अच्छा, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ न करें। इनके साथ वर्ब जो है प्लूरल कभी ना लगा दें। मैंने कहा चलो ठीक है, मान ली बात, हाँ कि ना। अब यहाँ पे जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है, एक और बात लिखी मिलेगी आपको। वो लिखा मिलेगा कि इनके साथ ए एन का यूज़ भी मत करना।
बाकी सारी बातें चलो मैं रट भी लेता, चलो मैं अपने मन से रट भी लेता चीज़ें कि ये सारे के सारे नाउन चलो सिंगुलर हैं, सर ने कह दिया, किताब में लिखा हुआ है, चलो हम रट लेते हैं। लेकिन अगर ये नाउन सिंगुलर है, लेकिन अगर ये नाउन सिंगुलर है, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो फिर एन लगाने में क्या दिक्कत है? एन तो सिंगुलर के साथ ही आता है ना, अ बॉय, अ गर्ल, अ चेयर, एन तो सिंगुलर के लिए बना है। तो अगर ये नाउन सिंगुलर है तो फिर एन लगाने में क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, चलो मैंने मान लिया कि सिंगुलर है, 2 3 4 नहीं लगा सकते, लेकिन फिर 1 लगाने में क्या दिक्कत है? 1 तो सिंगुलर के साथ ही आता होगा ना। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो फिर 1 लगाने में क्या दिक्कत है? मेरी बात आई समझ? क्या कहना चाहता हूं? तो इसका मतलब शायद कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद बात कुछ और है और सही बात नहीं लिखी जा रही, सीधा सीधा हमें जबरदस्ती का रटाया जा रहा है। और वो बात कुछ ऐसी है कि ये जितने नाउन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जितने नाउन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इनको प्रूव कर दूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, यानी ये मटेरियली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, यानी ये मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो फिर देखो ये सारी की सारी बातें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, हाँ कि ना? फिर देखो कि ये सारी की सारी बातें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, हाँ कि ना? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे यस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अपन वाटर की बात कर लेते हैं ना यार, है ना? वाटर में ऐसे यस वाटर्स नहीं लगाएंगे, 1 वाटर 2 वाटर नहीं लिखेंगे, मैनी वाटर नहीं लिखेंगे, वर्ब प्लूरल नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, हाँ कि ना? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि अगली स्लाइड पर लिखे हुए नाउन या तो मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये सारी बातें लॉजिकल हो जाएंगी, हाँ कि ना? बस इतनी सी बात है कि अगर अपन इसको ऐसे समझ लें, कि ये जितने नाउन दिए हुए हैं, अगर मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि ये जितने नाउन है या तो मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फिर वो चीज़ें हमें रटनी नहीं पड़ेंगी, हाँ कि ना? आ जाओ शुरुआत करते हैं, आइए जरा। ब्रेड से लेकर यहां तक वालों पर नजर मारो, ब्रेड से लेकर फिल्थ तक थोड़ी सी नजर मारो, ठीक है? ब्रेड को आप देखो, ब्रेड होता क्या है? ब्रेड होता गुथा हुआ आटा, हाँ कि ना? क्या होती है ब्रेड? ब्रेड जैसे अपनी मम्मियां जैसे आटे में पानी मिलाती हैं, उसको इस अपने इधर जनरली ऐसे आकार में रखती हैं, है ना? अब ब्रेड बनाने वाले क्या करते हैं, एक लोहे का सांचा होता है, उसके अंदर वो गुथा हुआ आटा डाल देते हैं, वो मैदा होता है बेसिकली, मैदा को डाल देते हैं, उसको आग में सेक दिया, वो सिकी हुई ब्रेड होगी आपकी, हाँ कि ना? तो ब्रेड क्या है? ब्रेड गुथा हुआ आटा है। और आप एक छोटी सी चीज नोटिस करने की कोशिश करना, जो चीज काउंटेबल होती है उसको आप ऐसे कह देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेन लेने जाना है तो आप दुकान पे जाके कह सकते हो भैया 2 पेन देना, भैया 5 पेन देना, भैया 10 पेन देना, हाँ कि ना? बोल सकते हो ना? ये जो चीजें लीटर में, किलोग्राम में, मीटर में, इन सब में नापनी पड़ रही, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि ये अनकाउंटेबल है, वरना तो सीधा ही नहीं कह देते। आप जब किसी चीज को कहते हो कि 1 लीटर पानी, तो आपने उसकी वॉल्यूम नापी, ना कि नंबर। जब आप कहते हो 1 किलो लोहा, तो आपने उसकी वॉल्यूम, ये जो किलोग्राम है, ये जो लीटर है, ये किस चीज, सेंटीमीटर क्यूब है, किस चीज की यूनिट है? तो वॉल्यूम की यूनिट है। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूं? तो ब्रेड जब आप खरीद के लेके आते हो, तो उसके पीछे किलोग्राम में वजन लिखा होता है, ग्राम में 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 700 ग्राम, हाँ कि ना? ब्रेड जब आप खरीद के लेके आते हो तो साइड पे ग्राम में वजन उसके पीछे लिखा होता है, यस और नो? तो ये अनकाउंटेबल हुई, मटेरियल नाउन हुआ, हाँ कि ना? हाँ जी, ये मटेरियल नाउन हुई। क्लियर हो गई इतनी बात? ऐसे ही बाकियों को देखो, जैसे साबुन है, अब हम हिंदी में कह देते हैं, जैसे इंग्लिश में कह देते हैं अपन, भैया एक जाके एक ब्रेड लिया, एक ब्रेड नहीं, आप बेसिकली ब्रेड का एक पैकेट लेकर आ रहे हो, जिसको लोफ बोलते हैं, वो जो पूरा होता है ना, उसको एक ब्रेड का लोफ कहा जाता है। मेरी बात आई समझ में? कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपको कहना ही है ना वो एक पूरा ब्रेड का वो लिया, तो आप क्या करो, ब्रेड का एक लोफ लिया। देसी भाषा में अपन कह देते हैं एक ब्रेड लिया, लेकिन रियलिटी में हम कहना चाहते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ की गिनती हो सकती है 1 लोफ, 2 लोफ, 5 लोफ, 10 लोफ, लेकिन ब्रेड की गिनती नहीं हो सकती। सेम बात साबुन के लिए, हिंदी में अपन कह देते हैं भैया एक साबुन देना, लेकिन आपने अपने दादा टाइप के लोगों को सुना होगा अक्सर कहते हुए साबुन की एक बट्टी,
साबुन की एक टिकिया, हाँ के ना, कि साबुन की एक टिकिया देना, साबुन की एक भट्टी देना। साबुन अपने आप में मटेरियल नाउन है यार, साबुन अपने आप में मटेरियल नाउन है, हाँ के ना। आपने 10वीं क्लास के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी होगी, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, फैटी एसिड प्लस सोडियम या पोटाशियम से सोप बन जाता है। तो ये जो सोप है ये काउंटेबल होता है क्या? सोचो, करते क्या है, फैटी एसिड लेते हैं, फैटी एसिड लेते हैं, उसके अंदर सोडियम या पोटाशियम मिलाते हैं तो एक घोल सा तैयार हो जाता है। फिर उस घोल को बहुत कम टेम्परेचर पे जमा देते हैं, फिर उसकी कटिंग करके साबुन बनता है। तो ये कैसा होगा, ये मटेरियल नाउन होगा, हाँ कि ना। अ बार ऑफ सोप, अ केक ऑफ सोप, इंग्लिश में जिसको हिंदी में कहते हैं ना साबुन की टिकिया, साबुन की बट्टी, उसके लिए इंग्लिश के अंदर वर्ड है बार ऑफ सोप, अ केक ऑफ सोप। आप कभी देखना वो जो स्कीम वाले जैसे साबुन होता है ना, 4 पे 1 फ्री, उसके ऊपर लिखा होता है, 4 बार्स इक्वल टू दिस, इतना वेट 250 ग्राम इतना, उस पर बार्स वर्ड यूज होता है, BARS। आ रही ये बात समझ में? ऐसे ही शैम्पू तो अपने आप में वैसे ही लिक्विड है, हाँ कि ना, शैम्पू तो वैसे ही अपने आप में लिक्विड है। तो ऑब्वियस बात है कि भैया क्या होगा, ये मटेरियल नाउन के अंदर चला गया। सैंड माने मिट्टी, ऑब्वियस बात है कि मटेरियल नाउन में चली जाएगी। आयरन हो गया, पेपर हो गया, अब ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे होंगे मटेरियल नाउन है, हाँ कि ना। ऐसे पेपर है, कागज, रजिस्टर को जब पलटते हो लास्ट में जब दिया होता ना तो लिखा होता पेजेस, कितने पेजेस हैं। पेपर मटेरियल से बने हुए पन्नों को बोलते हैं पेजेस, लेकिन वो पदार्थ जिससे वो बने हैं उसको बोलते हैं पेपर। मेरी बात आई समझ में? ऐसी स्टोन है, ऐसी हेयर है। अब आप हेयर को जब देखोगे डिक्शनरी में ना, डिक्शनरी में टाइप करना हेयर, वहां पे इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज अ मटेरियल दैट ग्रोज ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह एक मटेरियल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर उगता है। अंग्रेज इसको मटेरियल नाउन मानते हैं। स्टोन पे एक बार वापस आते हैं। मैंने आपको बेसिक्स के अंदर भी ये बात बताई थी कि अगर गली में आप रास्ते पे चल रहे हो, 2-3 पत्थर पड़े हैं तो वो काउंटेबल माने जाएंगे। स्टोन का स्टोन्स वहां हो सकता है, लेकिन अगर मैं उससे एक दीवार बना दूं, उससे एक बिल्डिंग बना दूं, उससे एक किला बना दूं, उस केस में स्टोन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट होगा, फिर वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे ये बालों का आप देखोगे ना, डिक्शनरी में टाइप करोगे, अगर मान लो मैं ऐसे एक बाल उखाड़ दूं, अब ये कॉमन नाउन हो गया। अब हेयर्स का 2 हेयर्स 3 हेयर्स लिख सकते हो। वैसे तो इसके लिए भी वर्ड यूज होता है स्ट्रैंड्स। जो ब्रश होती है ना, टूथ ब्रश होती है, उसके जो रेशे होते हैं, कपड़े धोने के ब्रश के रेशे होते हैं, उनके लिए भी वर्ड यूज होता है स्ट्रैंड्स, STRANDS, स्ट्रैंड्स, कि उसके रेशे। तो यहाँ पे वैसे 2 बाल लिखे तो 2 स्ट्रैंड्स निकाल लिए मैंने हेयर के। कहना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अगर 1-2 बाल उखाड़ लें तो हेयर का हेयर्स चल जाता है, लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे उसके बाल काले हैं, उसके बाल सफ़ेद हैं, उसके बाल लंबे हैं, तो उस केस में आप इसको मटेरियल नाउन ही मानोगे। क्लियर हुआ? ऐसे ये जो ब्रिक है, ब्रिक का बिल्कुल स्टोन वाला फंडा है। अगर रोड पे पड़ी हैं 10-15 ईंटें तो ब्रिक का ब्रिक्स हो सकता है, लेकिन उससे अगर दीवार बना दी, बिल्डिंग बना दी, घर बना दिया तो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। सेम ऐसी फूड है। अब फूड क्या है, काउंटेबल, एक खाना, 2 खाना, 5 खाना तो कहते नहीं हूँ, किलोग्राम में नपेगा। ऐसी घास है, गार्बेज है, फिल्थ है, हाँ के ना। ग्रास हो गया, घास हो गई, ऐसे गार्बेज गंदगी होगी, फिल्थ माने गंदगी होगी, सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंडर में जाएंगे, यस और नो। सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंदर जाएंगे, यस और नो। अगर ये मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये सारी बातें इन पे एप्लीकेबल है। बोलो, कुछ दिमाग की बत्ती जली? क्लियर हुई इतनी बात? एक यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने ना वाटर्स लिखा हुआ देखा है, हमने कहीं ना कहीं वाटर्स लिखा हुआ देखा है। वाटर्स बच्चे होता है वर्ड, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर उसका मतलब पानी नहीं होता। उसका मतलब जैसे आपने वर्ड सुना होगा इंडियन वाटर्स। अब भारत है जैसे, ठीक है, भारत के अपने साउथ साइड पे पानी है, पूरा इंडियन ओशियन है, हाँ के ना। उसमें जैसे आप होता है ना, ये आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अपनी जो लैंड है भारत, मान लो जैसे ये नक्शा अगर मैं ऐसे, जैसे साउथ में ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ दूर तक, शायद ज्योग्राफी जहाँ तक मुझे याद है शायद 32 नॉटिकल माइल का एरिया होता है। इतनी दूर में अगर कुछ भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऑयल निकल आता है, कुछ भी निकल आता है, फिर उस पर अधिकार भारत का होगा, ठीक है। ऐसे इस इलाके के अंदर मान लो कोई पाकिस्तान का आ गया, कोई और कंट्री का आ गया, तो हम बोलेंगे इंडियन वाटर्स में घूम रहे हो आप। आपने अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइन वगैरह में पढ़ा होगा कि इंडियन नेवी ने श्रीलंकन जो मछुआरे वगैरह थे वो पकड़ लिए क्योंकि वो इंडियन वाटर्स के अंदर घूम रहे थे, या श्रीलंका वालों ने इंडिया के पकड़ लिए क्योंकि वो श्रीलंकन वाटर्स में घूम रहे थे। सुना होगा ऐसा।
वाटर्स का मतलब होता है जलीय सीमा, वाटर्स का मतलब होता है जलीय सीमा, जल वाली बाउंड्री। कुछ आई बात समझ में? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ना ऐसे वर्ड सुने होते हैं, फिर वो आगे मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ेगा नहीं, वही बात सोचता रहेगा। ऐसे ही आपने आयरन्स वर्ड भी देखा होगा, ऐसे ही आपने आयरन्स वर्ड भी देखा होगा। आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां, ठीक है। आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां। आयरन का आयरन्स हो सकता है लेकिन फिर उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका मतलब लोहा नहीं रहेगा, उसका मतलब जंजीरें, बेड़िया हो जाएगा। ऐसा ही काफ़ी कहेंगे सर हमने तो सैंड्स भी देखा है, सैंड का फिर वो मतलब मिट्टी नहीं रहा, फिर सैंड्स का मतलब रेगिस्तान हो जाएगा। दूर दूर तक सैंड्स थी, कहने का मतलब दूर दूर तक रेगिस्तान था। अभी जैसे एक वुड मटेरियल नाउन होता है, फिर आप कहोगे सर हमने तो वुड्स देख रखा है, वुड्स अगर लिख देते तो उसका मतलब जंगल हो जाता है। ही गॉट लॉस्ट इन द वुड्स, इसका मतलब वो जंगल में खो गया। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? ऐसे आप कहोगे सर हमने तो पेपर्स लिखा हुआ देखा है, भाई फिर उसका मतलब चेंज हो गया, उसका मतलब दस्तावेज हो गया, उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई फंडा कुछ ऐसा है, फंडा कुछ ऐसा है कि होता क्या है कि ये वर्ड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर्स कभी होगा ही नहीं, आयरन्स कभी होगा ही नहीं, लेकिन उस मीनिंग में नहीं होगा। जब तक वाटर का मतलब पानी है तो फिर उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा, जब तक आयरन का मतलब लोहा है तो उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा, सैंड का मतलब अगर मिट्टी है तो उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा, अगर वुड का मतलब लकड़ी है तो उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा, अगर पेपर का मतलब वो पदार्थ है जिससे रजिस्टर किताब बनी है तो फिर उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क, काम। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल या अर्ग, है ना। मैं आपको एक शॉर्ट में एक बात और अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ कि भाई जिनके यूनिट बनाने पड़ गए ना, जिनके लिए आप किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, जूल, अर्ग, पास्कल ये सब बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, ये चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। कोई काउंटेबल चीज़ के लिए यूनिट बनाने की जरूरत पड़ती है? सीधा जाके कहते हो ना भैया 2 पेन दे दो, भैया 5 पेन दे दो, हाँ के ना। ये यूनिट्स किन के लिए बनाने पड़े, जो काउंटेबल नहीं है, जिनकी गिनती 1 2 3 4 5 में नहीं करी जा सकती, उन्हीं के लिए तो बनाने पड़ेगी। तो ये भी अपने आप में आपके लिए एक हिंट है कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन फिर आप कहोगे सर हमने तो वर्क का वर्क्स देखा है, हमने तो वर्क का वर्क्स देखा है, वो तब हो सकता है जैसे साहित्यिक रचनाएं, जैसे शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स की बड़ी सराहना करी जाती है। लिटरेरी वर्क्स, कुछ आ रही बात समझ? पटाखों के लिए वर्ड यूज होता फायर वर्क्स, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मतलब फिर काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सारे वर्ड से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन सारे वर्ड से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये वर्ड पॉसिबल है, ये वर्ड पॉसिबल है, लेकिन इनके फिर मीनिंग चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी एक बार फिर से लौट के आ जाते हैं। मैंने क्या कहा, किताबों में, लेक्चर्स में अक्सर ये बात अक्सर रटाई जाती है कि ये नाउन है, ये नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो फिर कैसे कैसे रूल बना देंगे, इनके साथ कभी ऐसी आई एस मत लगाना, 1 2 3 4 मत लगाना, मैनी फ्यू दीज दोज मत लगाना, वर्ब प्लूरल मत लगाना, एन मत लगाना। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है भैया कि ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं, ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं, इसका मतलब ये मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब ये मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे? देखो ब्रेड से लेकर यहाँ तक का समझ में आ गया। अब इनको मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रूव करना है, यहाँ से लेकर कहाँ तक के एक टाइप के हैं, यहाँ तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक टाइप के। इसमें भी अगर मैं बात करूँ, इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक के, ये वाले बिल्कुल एक तरीके के हैं। इसको अब समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नेचर के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को आप डिक्शनरी में टाइप करना, उसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, जो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस इसका ना हो। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ सीनरी, किताबों में डायरेक्ट रटा दिया जाएगा कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। आप पूछो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्या बताऊं। अब उसको जरा समझने की कोशिश करना कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो है क्या चीज़ ना, सीनरी अपने आप में कुछ नहीं है। मान लो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो सारे के सारे,
एक बच्चा बहुत दिनों से एब्सेंट था, काफ़ी दिनों बाद आया। मैंने कहा हाँ भाई, कहाँ घूम के आया राजेश? तो कह रहा सर मनाली गया था। मैं कहा कैसा रहा? कहा सर एक नंबर की सीनरी थी, मस्त मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या क्या देखा? तो उसने जो जो मुझे बताया वही मैंने अपने दिमाग पे सीनरी की डेफिनेशन बना ली। मैंने सोचा सीनरी इक्वल टू, उसने मुझे, मैंने कहा क्या क्या देखा? कहता सर पहाड़ देख के। मैं कहा सीनरी इक्वल टू माउंटेन। और क्या देखा सर? बर्फ़ देखी प्लस स्नो। और क्या देखा सर? नदियाँ देखी प्लस रिवर। तो मैंने अपने दिमाग में बना लिया सीनरी इक्वल टू माउंटेन प्लस में रिवर प्लस में स्नो। ठीक है। एक दूसरे लड़के से मैंने पूछा, अरे तू भी बहुत दिनों से नहीं आया, कहाँ गया था? अरे सर गोवा गया था। मैं कहा तूने क्या देखा? कहता सर देखा तो बहुत कुछ लेकिन बता नहीं सकता। मैं कहा चल तो बता सकता वही भी बता दे। तो सर मैंने समंदर देखा। तो मैंने सीनरी इक्वल टू क्या कर लिया? सीनरी इक्वल टू ओशियन। सीनरी इक्वल टू दूर कहीं पूछे दिख रहे होंगे कोई पहाड़ वगैरह भी, अच्छा माउंटेन, प्लस में वो नारियल के पेड़ वगैरह। हाँ क्या ना। अब तीसरे लड़के से मैंने पूछा कि भाई तू कहाँ गया था? कहता सर मैं जैसलमेर गया था। मैं क्या वहाँ पे क्या देखा? कहता सर देखा तो कुछ नहीं, दूर दूर तक रेत थी, मुंह खोला मुंह के अंदर बाड़ू रेत थी। तो मैंने क्या कर दिया? सीनरी इक्वल टू सैंड कर लिया। तो सीनरी की क्या कोई प्रॉपर डेफिनेशन है क्या कि सीनरी ये चीज होती है या ऐसी होती है, इस रंग की होती है, इस शेप की होती है? क्या इसका अपना कोई खुद का एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं। सीनरी जस्ट एक नाम है। आंखों को जो दृश्य दिखाई दे गया, दिखने में अच्छा लग गया, वो सीनरी हो गया। मेरी कुछ बात अब धीरे धीरे क्लिक करेगी। देखो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी। चलो देखो जरा, मशीनरी। मशीनरी, अब मशीनरी आप छोटी से छोटी कोई चीज ले आओ। अब वो खिलौने वाली गाड़ी नहीं आती, खिलौने वाली गाड़ी याद है बचपन में जो पीछे खींच के ऐसे पुश बैक आगे जाया करती थी? उसके अंदर भी एक मशीनरी लगी हुई है। और जहाज तक चले जाओ, सब एक मशीनरी है, सब कुछ एक मशीनरी। अच्छा इसकी मशीनरी पुरानी है, इसकी मशीनरी नई है, इसकी मशीनरी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसकी जर्मन मशीनरी है, सब कुछ मशीनरी है। कोई ऐसा मशीनरी का मशीन का मशीन्स हो सकता है? एक मशीन, दो मशीन, पांच मशीन, उसके अंदर के उस सारे पुर्जे के लिए वर्ड अपन यूज कर देते हैं मशीनरी। तो मशीनरी का प्लूरल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कुछ नहीं है। आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लो आप। हाँ, नट का नट्स कर सकते हो, बोल्ट का बोल्ट्स कर सकते हो, है ना, गियर का मतलब गियर्स कर सकते हो, स्प्रिंग का स्प्रिंग्स कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज करना है तो क्या करोगे? मशीनरी। सेम ऐसे ही ज्वेलरी, सेम ऐसी ज्वेलरी। समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे अब मान लो आप एक शादी में गए, ठीक है, शादी में आपने देखा कि एक औरत, वो नहीं, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे तक सोने में लदी पड़ी, सोने के ईंट टाइप उसका वो नेकलेस है, इतनी बड़ी ईंट पहन रखी। मैंने कहा जी ज्वेलरी बहुत पहन रखी है, ज्वेलरी बहुत पहन रखी है भाई, कान में इतने बड़े बड़े सोने के कुंडल डाल रखे हैं, गले में डाल रखे, पांचों उंगलियों में अंगूठियां 10-10। आपने कहा जी ज्वेलरी बहुत पहन रखी है। दूसरी औरत देखी आपने, है, उसने क्या कर रखा है? उसने सिर्फ एक पेंडेंट पहन रखा, बस गले में एक पेंडेंट डायमंड का। ये ज्वेलरी आपने कम पहनी लेकिन है क्लासी एकदम। तीसरी ने कुछ नहीं पहन रखा, ये ज्वेलरी नहीं पहनी। ना पहनो तो ज्वेलरी, एक चीज पहन लो तो ज्वेलरी, ऊपर से नीचे तक लद जाओ तो भी ज्वेलरी। मतलब क्या हुआ? ज्वेलरी का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यार। ज्वेलरी अगर कोई आपसे मैं कह दूं बताओ कैसी होती है ज्वेलरी, कुछ बता पाओगे? नेकलेस कैसा होता है आप सब बता दोगे? अच्छा सर गले में डालने काम आता है, नीचे ऐसे कुछ होगा लटकने से टाइप का। नेकलेस, नेकलेसेस, रिंग, रिंग्स, अरे हाँ के ना, इयरिंग्स, इयरिंग, इयरिंग्स, सुना है? इन सब चीजों को रेफर करने के लिए अगर एक वर्ड का यूज करना हो तो ज्वेलरी वर्ड यूज कर देते हैं। मेरी बात आई समझ? अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर इनको कलेक्टिव नाउन नहीं बोल सकते? सर इनको कलेक्टिव नाउन नहीं बोल सकते? क्योंकि बच्चा ना मेरे एग्जाम्पल से ऐसा कुछ दिमाग लगा लिया उसने कि नेकलेस ये वो इन सब को कलेक्टिव नाउन कह लेते। एक बात बता, कलेक्टिव नाउन कभी एक के लिए यूज हो सकता है? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि उस औरत ने सिर्फ एक नेकलेस पहन रखा था, तो कलेक्टिव नाउन नेकलेस कैसे हो सकता है? क्या कभी एक प्लेयर खड़ा हो, मान लो अकेला रविंद्र जडेजा खड़ा है, तो उसको देख के कह दोगे इंडियन टीम खड़ी है?
क्या कभी सिंगल एक के लिए कभी कलेक्टिव नाउन हो सकता है क्या? नहीं। तो यही मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सीनरी से लेकर इक्विपमेंट तक फंडा ऐसा है कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये पूरे के पूरे उस टाइप की चीज़ों को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। सेम ऐसे ही कटलरी है, कटलरी के अंदर क्या आते हैं? चम्मच हो गया, नाइफ हो गया, फोक हो गया, सबके सब ये। स्पून का स्पून्स हो सकता है, नाइफ का नाइव्स हो सकता है, हाँ के ना, लेकिन फॉक का फॉक्स हो सकता है, लेकिन कटलरी खुद क्या है? नहीं सर, खुद तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ नाम है जो उन चीज़ों को डिफाइन करने के काम आता है। सेम ऐसी क्रॉकरी है, इसके अंदर कप हो गया, प्लेट हो गया, ग्लास हो गया, सब क्रॉकरी के अंडर में आता है। कप का कप्स कर सकते हो, ग्लास का ग्लास कर सकते हो, प्लेट का प्लेट्स कर सकते हो, इनकी आपको शेप भी पता है, कैसी स्ट्रक्चर में होती है, सब कुछ पता है आपको। लेकिन अगर कोई पूछ ले क्रॉकरी पूरा क्या बताओ, तो क्रॉकरी को कुछ डिफाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसी अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं तो ये जो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, चार्ट पेपर हो गया, सब कुछ स्टेशनरी है। पेन का पेन्स कर सकते हो, पेंसिल का पेंसिल्स कर सकते हो, चार्ट का चार्ट पेपर्स कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पूछे स्टेशनरी खुद क्या है तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ भाई, समझ में आया? ऐसे ही लगेज को देख लो, लगेज सामान, लगेज को देख लो। अब लगेज वो होता है जो आप जैसे ट्रैवलिंग वगैरह में अपने साथ लेके जाते हो, उसके अंदर मान लो एक किताब है, बुक का बुक्स कर सकते हो, शर्ट का शर्ट्स कर सकते हो, हाँ के ना, फ़ोन लेके गए हो, फ़ोन का फ़ोन्स कर सकते हो, चार्जर का चार्जर्स कर सकते हो। लेकिन अपने आप में खुद लगेज क्या है? क्या इसकी कोई पर्टिकुलर शेप है? क्या इसका कोई पर्टिकुलर कलर है? इसका कुछ है? नहीं है ना भाई। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि ये सारे के सारे वर्ड, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, आपका बोरिया बिस्तरा, उसके अंदर सब कुछ आ गया भाई। ऐसी मनी है, कॉइन भी मनी है, रुपी भी मनी है, नोट भी, सब कुछ मनी है, डॉलर भी मनी है, रुपी भी मनी है, येन भी मनी है। तो मनी अपने आप में सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो इन सबको रिप्रेजेंट करता है। पहले प्रोनाउन चैप्टर में भी मैंने बात करी थी, जो वर्ड है मनी अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन मनी का आपको डिक्शनरी में मनीज मिलेगा, लेकिन उसके ब्रैकेट में ग्रीन कलर से लॉ भी लिखा मिलेगा कि लॉ की लैंग्वेज में, ये एडवोकेट वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें मनी का मनीज यूज हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की धन संपत्ति के लिए, वरना आप मनी का मनीज मत करना। ऐसी एविडेंस है, ठीक है, कुछ भी एविडेंस हो सकता है भाई। फिंगरप्रिंट मिल गए, एविडेंस है। फटा हुआ कपड़ा मिल गया, एविडेंस है। जूतों के निशान मिल गए, एविडेंस है। पी हुई सिगरेट मिल गई थोड़ी, एविडेंस है। बाल मिल गया एक, एविडेंस है। सब कुछ एविडेंस है, सब कुछ एविडेंस है। ऐसे इक्विपमेंट, ये सब कुछ, छेनी, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर, सब कुछ ये इक्विपमेंट है। तो कहने का मतलब भैया ये ऐसे नाउन है जिनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये चीज़ को रेफर करने के काम आते हैं बस। इनका खुद का कोई शेप, इनका खुद का कोई कलर, इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी टाइप में एक सबसे ज़्यादा जो वर्ड आता है वो आता है फर्नीचर। सबसे ज़्यादा जिसपे एरर आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर वगैरह के अंदर वो होता है फर्नीचर। चेयर का चेयर्स हो सकता है, टेबल का टेबल्स हो सकता है, बेड का बेड्स हो सकता है। ये फर्नीचर खुद क्या है? कुछ नहीं। आप किसी के घर गए, पूरा ऐसे घर एकदम पूरा खचाखच फर्नीचर बहुत डाल रखा भाई साहब। किसी दूसरे के घर गए, एक कुर्सी है, उसके बाद अरे यार ये एक ही कुर्सी ले रखी, फर्नीचर बहुत थोड़ा लिया भाई, थोड़ा और डाल ले। तीसरे के घर गए, कुछ ले ही नहीं रखा, चटाई बिछा के सो रहा नीचे। अरे यार कमाल कर रहा है, 60-70 हज़ार रुपये महीने कमाता, थोड़ी मोटी शर्म कर ले, थोड़ा फर्नीचर ले ले, अरे बेड ही ले ले कम से कम। तो क्या चक्कर क्या है? ना हो तो फर्नीचर, एक कुर्सी पड़ी हो वो भी फर्नीचर, घर भर लो तो वो भी फर्नीचर। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ड्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, केवल नाम है, उन चीज़ों को रेफर करने के लिए दिए जाते हैं। बोलो भाई, क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये आगे वालों को देखो, एडवाइस, सलाह, हिंदी में अपन कह देते हैं उसने मुझे 1 सलाह दी, 2 सलाह दी, 5 सलाह दी। लेकिन आप खुद सोच के देखो, क्या हमें सलाह को 1 2 3 करना चाहिए? आप अपने दिमाग से सोचो एक बार, क्या हमें सलाह को 1 2 3 4 में काउंटेबल में गिनना चाहिए? बस इतनी बात है। ऐसी वर्क देख लो, काम, जैसा मैंने आपको कहा कि 10वीं में आपने पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में, कि वर्क की यूनिट होती है जूल या अर्ग। अगर ये काउंटेबल होता तो 1 2 3 4 ना लिख देते इसके साथ, ये अर्ग जूल ये सब बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? मेरी बात आ रही है समझ? इसलिए वर्क का वर्क्स नहीं हो पाएगा।
सेम ऐसे म्यूजिक्स नहीं हो पाएगा, इन्फॉर्मेशन जानकारी नॉलेज ज्ञान वेल्थ मतलब धन, इनका प्लूरल नहीं हो पाएगा, ये अनकाउंटेबल है सारे के सारे। ये लास्ट वाले थोड़े से टेढ़े हैं, लास्ट वाले थोड़े से टेढ़े, इनको देखो। जैसे एक वर्ड है बिजनेस, हमारा जी इस चीज का बिजनेस है, ठीक है, हमारा कपड़े का बिजनेस है, हमारा दवाइयों का बिजनेस है, हमारा मिठाइयों का बिजनेस है। तो अगर मान लो आपकी दुकान 50 हो उस शहर में या अलग अलग शहरों में, तो भी बिजनेस ही वर्ड यूज हो पाएगा। जी हमारा दवाइयों का बिजनेस है, हमारा कपड़ों का बिजनेस है, हमारा मिठाइयों का बिजनेस है, बिजनेसेस नहीं हो पाएगा। बिजनेसेस वर्ड कब यूज हो सकता है, जब अलग अलग टाइप का बिजनेस हो। हमारे 4 बिजनेसेस चलते हैं, मतलब कपड़ों का भी है जी हमारा काम, हमारा मिठाइयों का जी है, हमारा दवाइयों का भी है, हमारा इस चीज के जूतों का भी शोरूम है हमारा, तो बिजनेसेस वर्ड यूज हो सकता है। अगर आपका एक ही बिजनेस है, ऐसे कहना चाहते हो हमारा इस चीज का बिजनेस है, तो उस केस में प्लूरल नहीं हो पाएगा। ऐसी रिसर्च यहां पर इस चीज पर रिसर्च चल रही है, चाहे उस पर 1,500 लोग काम कर रहे हो, रिसर्च ही वर्ड यूज हो पाएगा कि इस चीज पर रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर मान लो एक लेबोरेटरी, उसमें 5 अलग अलग चीजों पर रिसर्च चल रही है, तब कह सकते हो यहां पर इन 5 चीजों पर रिसर्चेज चल रही हैं। अब्यूज शोषण, आपने सुना होगा सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, शोषण को काउंट थोड़ी कर सकते हो भाई, तो अनकाउंटेबल में जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है हिस्सा, उसने मेरा शेयर नहीं दिया, उसने मेरा परसेंटेज नहीं दिया, उसने मेरा परसेंटेज मार लिया, अनकाउंटेबल में जाएगा। अल्फाबेट की तो और ही दुनिया निराली है, अल्फाबेट की तो और ही दुनिया निराली है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जैसे इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, इनको ए बी सी डी इनको बोलते हैं लेटर्स। ये अल्फाबेट नहीं होते, ये होते हैं लेटर। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, और ए से लेकर जेड तक ये पूरे का कॉम्बिनेशन क्या है, ये अल्फाबेट है, वर्णमाला। हिंदी में ए आ से लेकर अक्षर तरह ग तक, पंजाबी में ऊड़ा आड़ा से लेकर लास्ट तक। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये कि अल्फाबेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जो लेटर उसके अंदर यूज हो सकते हैं उस भाषा में, उनके कलेक्शन को अल्फाबेट कहते हैं। अब एक भाषा का तो एक ही वर्णमाला हो सकती है। अगर मैं कहूँ मैं हिंदी की वर्णमाला सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश के अल्फाबेट सीख रहा हूँ, तो अल्फाबेट्स तो नहीं कर सकता, एक भाषा की तो एक ही वर्णमाला होगी ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश मराठी और इसके अल्फाबेट्स सीख रहा हूँ, अब हो सकता है। तो ये वाला इनमें सबसे हटके है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। अल्फाबेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ये कलेक्टिव नाउन आप कह सकते हो। मेरी बात आई समझे? एक भाषा का एक ही अल्फाबेट होगा, एक ही वर्णमाला होगी, अगर लेकिन एक से ज्यादा भाषाएं हो तो अल्फाबेट्स वर्ड का यूज किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा। ब्रेड से लेकर फिल तक तो मटेरियल नाउन हो गए। सीनरी से लेकर यहाँ तक इनका क्या लॉजिक है कि अपने आप में कुछ नहीं होते, बस चीज़ों को रेफर करने काम आते हैं, इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर एडवाइस से लेकर यहाँ तक ये भी किसके अंडर में चले गए, एब्स्ट्रैक्ट के अंडर में चले गए, इनका प्लूरल नहीं हो पा रहा। ये वाले जो क्या हो गए, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हो तो बिजनेसेस यूज हो सकता है, वरना बिजनेस ही रहेगा। अलग अलग टाइप की रिसर्च हो तो रिसर्चेज हो सकता है, वरना रिसर्च ही रहेगा। शोषण हो गया, इसको कैसे काउंट करेंगे? मेरा हिस्सा परसेंटेज, उसको भी ये जो होता है ना 20%, 30%, 40%, ये अनकाउंटेबल माना जाएगा। 1 2 3 नहीं है ना, परसेंटेज में अगर बात करोगे तो अनकाउंटेबल माना जाएगा। ये वाले का मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और एक भाषा की वर्णमाला एक ही होती है, इसलिए प्लूरल नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? अब इस पे देखेंगे कि सवाल कैसे बनता है। अब इस पे देखेंगे कि इन पे सवाल कैसे बनते हैं। एक बार फिर बता दूं, ये अल्फाबेट बच्चे ये कलेक्टिव नाउन के अंडर में जाता है। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, थोड़ा सा ऐसे कान में ना तेल डाल के ऐसे 2 बार ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा जल्दी समझ आएगा। अल्फाबेट कलेक्टिव नाउन है, बाकी सारे के जो पीछे के लॉजिक्स हैं वो आपको बता दी, और फिर बता रहा हूँ हर ये एक एक वर्ड पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि अच्छा पेपर में सीधा क्लिक हो जाए। आप किसी का भी कोर्स करके देख लीजिए, पूरी तसल्ली करिए, अगर कोई ऐसे एक एक वर्ड आपको बता रहा हो तो मुझे दिखा देना। सब बोल देंगे ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, चलो बेटा आगे। एक एक वर्ड बताने का रीजन आपको यही है कि भैया पेपर में देखते ही थोड़ा अच्छा कटलरी के बारे में बताता, अच्छा शैम्पू के बारे में बताता, इसलिए कर रहा हूँ ये सब। करिए जरा इनको।
बहुत आसान है, अपने आप से ट्राई करो। खट खट खट, मैंने तो 1 सेकंड में आंसर बता ही देने। खुद करने का मजा अलग है। करो इसको भाई। और एक चीज़ बीच में मैं फिर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बच्चे। जब वो डाउट नंबर के लिए मैंने आपको वीडियो में बोला था, अलग से भी बताया था कि डाउट जो नंबर है बच्चे, मिनिमम 48 आवर्स लगेंगे उस पर रिप्लाई आने में, क्योंकि रोज के 1200 मैसेज होते हैं। आप खुद एक बार कैलकुलेशन करके देखना कि रोज के 1200 से 1500 मैसेज रिप्लाई करने में एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा। दूसरी बात, जैसे जैसे आप लोगों के घर में मम्मी डैडी कहीं जाते होंगे ना, कोई फंक्शन हो गया, कहीं जाना होता है, 4-5 दिन के लिए वहाँ व्यस्त होते हैं, अपने काम से छुट्टी लेते हैं। ऐसे बच्चे मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। मेरे भी घर में कोई फंक्शन हो सकता है। अब जैसे 5 दिन के लिए मैं बाहर गया था। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी की शादी में वहाँ पे वरमाला चल रही है और मैं इधर बैठ के आपके डाउट रिप्लाई करूँ, तो एक्सपेक्टेशन गलत है। हो सकता है कई बार 7-8 दिन भी रिप्लाई ना मिले। अब 7-8 दिन पीछे क्लास नहीं हुई थी, उसका रीज़न आपको नोटिफिकेशन में भी डाला, लास्ट क्लास में बता के गया। तो बच्चे जब दोबारा वो चीज़ ट्रैक पे आएगी तो रिप्लाई आ जाएगा। थोड़ा सा ना वो सर्विस एक्स्ट्रा है, वो सर्विस कोर्स का पार्ट नहीं, वो सर्विस मैंने एक्स्ट्रा दे रखी है कि बच्चों को डाउट के रिप्लाई मिल जाएंगे। खुद अपने 3-4 घंटे वो मैं एक्स्ट्रा लगाता हूँ, तो उसको मेरे ऊपर बाध्य मत बनाइए कि रिप्लाई क्यों नहीं आया, तारीफ घंटा हो गया। ऐसे जो बच्चे हैं जो इस टाइप की टोन में बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता, और वो चीज़ एक्स्ट्रा है। डोंट पुश मी, ठीक है, डोंट पुश मी। इनको भी देख लो, सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इनको करो जरा। हाँ जी, इजी है, इजी था। आ जाइए। सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग। कश्मीर की जो सीनरी है बड़ी ही ब्यूटीफुल और आई कैचिंग है, ठीक। और ये बात वाकई में ही सही भी है, ठीक। दो जगहें मुझे लगता है, दो जगहें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको घूमने जाना चाहिए। पहला, कड़की के टाइम पे जब ज़्यादा पैसे वैसे ना हो, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। 1 सेकंड।
कड़की के टाइम पे जाना चाहिए ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश में एक मतलब एक स्पोर्ट्स होता है रिवर राफ्टिंग। उसके अंदर ना एक ऐसी बोट होती है, मतलब कह लो कि प्लास्टिक की बनी हुई, रबड़ की बनी हुई, उसके अंदर हवा भरी होती है और गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग कराते हैं वो। जैसे उस पर आप राफ्ट पे बैठोगे, बीच में बवंडर टाइप के आएंगे तो राफ्ट ऊपर होगी नीचे होगी, थ्रिल उसका अलग है। बहुत मतलब काफ़ी कम में हो जाती है वो, 500-600 रुपये में भी हो जाती है। थोड़ी अच्छी जगह से अगर करोगे, एक रेड चिली करके है, थोड़ा सा सेफ़ अगर चाहते हो कि भैया राफ्ट भी अच्छी क्वालिटी की हो, सब कुछ सेफ़ हो, पीछे कयाक वाला चलता रहे कि अगर गिर विर जाओ तो बचा ले, तो 1000 तक हो जाती है। एक तो वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक। थोड़े पैसे कमा लो, नौकरी वोकरी लगने के बाद कश्मीर ज़रूर जाना, ठीक। वहाँ पे सोनमर्ग करके जगह है, वहाँ पे जब आप देखोगे जो बोलते हैं ना कि भैया हाँ वाकई में जन्नत है, सही में आपको जन्नत वाली फील आएगी। आ जाइए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग। सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे सीनरी का मतलब क्या है? दृश्य। कश्मीर का जो दृश्य है बड़ा ही ब्यूटीफुल और आई कैचिंग है, तो यहाँ पे सीनरी का प्लूरल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सीनरी करना पड़ेगा। और आपको पता है वर्ब चलती है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर? अच्छा जी, थोड़ा साफ लिख देता हूँ आपको। काट के ही लिख देता हूँ यार, है ना। ठीक सर, एक ही सेंटेंस में दो दो एरर। सर एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो एरर। हाँ जी सर, एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो एरर नहीं भाई, समझाने के लिए किए, पेपर में एक ही आएगा। ये मैंने समझाने के लिए किए हैं, पेपर में एक ही आएगा। ही हैड ईटन ओनली 2 ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। उसने सिर्फ 2 ही ब्रेड खाई ऑफिस जाने से पहले। उसने सिर्फ 2 ही ब्रेड खाई ऑफिस जाने से पहले। अब आपको बताया ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो 2 ब्रेड तो लिख नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? या तो अब मन में आ रहा होगा कि 2 को काट दें, लेकिन 2 को काट देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आपको करना पड़ेगा 2 ब्रेड की जगह पे आप लिख सकते हो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। यहाँ पे 2 ब्रेड ना कह के आप वो कहना चाह रहे हो कि ब्रेड की जो स्लाइस होती है ना, जो टुकड़े होते हैं वो खाए हैं इसने, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब देखो मैंने क्या चालाकी से क्या किया, 2 कहना था तो 2 तो स्लाइसेस कर लिया, और ऑ प्रीपोजिशन लगा के पोजेशन बना दिया। स्लाइस किसकी होगी? स्लाइस होगी ब्रेड की, ब्रेड की 2 स्लाइस। हाँ कि ना। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं कि एक काम कर लो, काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं कि 2 लोफ्स लिख लो, है ना। लोफ पता क्या होता है बच्चे? लोफ होता है वो जो पूरा, जो आप ये जो वहाँ अंग्रेजों के वहाँ तो ये इस शेप में बिकता है, अपने यहाँ जो रेक्टेंगल जो पूरा ऐसे वो पैकेट खरीद के लेके आए हो ना, उसको कहते हैं लोफ। ये पूरा का पूरा एक लोफ है, हाँ कि ना। तो कोई इंसान 2 लोफ खा जाएगा ब्रेड के? और अगर खा गया है राक्षस टाइप का, तो ओनली लिखोगे क्या फिर उसके लिए? जो आदमी 2 लोफ खा गया ब्रेड के, उसके लिए ओनली 2 ही लोफ खाए? क्या कुंभकर्ण की बात हो रही है कि यहाँ? ऐसे समझ रहे हो, बस वो रट लिया कि ब्रेड के लिए लोफ लगता है, ये पता नहीं कब लगाना है, लोफ का मतलब क्या होता है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे स्लाइसेस आएगा। मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हो, ब्रेड के 2 लोव्स ले आए, तब मैं मान लूंगा हाँ कि लोव्स आएंगे मार्केट से। तो क्लियर हो गया? ऐसे इस पे आ जाओ। हाँ जी, पीसेस भी हो सकता है, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ब्रेड के लिए स्लाइस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है।
इंडियन फार्मर्स को ज़रूरत है नई और एडवांस एग्रीकल्चरल मशीनरीज की, कि मशीनरी की। मशीन्स लिखा होता तो चल जाता, मशीन का मशीन्स हो सकता है, लेकिन मशीनरीज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे मशीनरी ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मिसेस अंजलि ने मुझे मुझे एक बड़ी ही यूजफुल सलाह दी मेरे करियर के रिगार्डिंग। मिसेस अंजलि ने मुझे एक बड़ी ही यूजफुल सलाह दी। अब यहाँ पे देखो, एडवाइस नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया यूजफुल, उसके लिए एडवर्ब आया वेरी, और यहाँ पे जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल तो नाउन के लिए होता है ना, आर्टिकल तो नाउन के लिए होता है, लिखा भले ही दूर होता है। जैसे आप लिखते हो ही बॉट अ हाउस, हाउस से पहले अगर बिग लगा दोगे, ही बॉट अ बिग हाउस, तो ये अ क्या बिग के लिए आया? अ तो हाउस के लिए आया है ना। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, तो ए आर्टिकल आपने लगा रखा है एडवाइस के लिए, और एडवाइस तो अनकाउंटेबल होता है। तो फिर क्या करें? या तो ए को हटा दो, या तो ए को हटा दो, सीधा लिखो मिसेस अंजलि गेव मी वेरी यूजफुल एडवाइस। लेकिन आप रखना चाहते हो कि एक सलाह दी, ऐसा आप एम्फोसिस डालना ही चाह रहे हो, तो फिर एक काम करो, अ वेरी यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस लिख लो। यहाँ पे आप लिख दो पीस ऑफ एडवाइस। आई बात समझ? जैसे कुछ नाउन होता है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं कर पा रहे तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे एविडेंस नहीं हो पाता, एविडेंस का प्लूरल नहीं हो पाता, एविडेंसेस नहीं हो पाता, तो पीस ऑफ एविडेंस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा था कि उसने सारा का सारा फर्नीचर चेन्नई भेज दिया। अब यहाँ पे फर्नीचर तो हो नहीं पाएगा, फर्नीचर करना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आता, सर लेकिन ऑल लगा हुआ है ना, ऑल बच्चे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ जाता है, थोड़ा याद कर। ऑल द मिल्क वॉज यूज्ड टू मेक टी, सारा का सारा दूध यूज कर लिया गया। ऑल द मिल्क, ऑल द वाटर, ऑल द शुगर, ऑल द राइस, हाँ कि ना? हो सकता है ना, अनकाउंटेबल के साथ भी तो ऑल आता है, प्लूरल मतलब काउंटेबल के साथ भी आ सकता है। ऑल द बुक्स, ऑल द चेयर्स, तो ऑल हो गया, सम हो गया, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाते हैं। तो ऑल को देख के परेशान मत हो जाइयो, कहीं सोचे ऑल के साथ सिंगुलर कैसे आ गया। ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, ये नंबर को भी दिखा सकता है और क्वांटिटी को भी दिखा सकता है। इस पर आ जाइए। ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये ईंटों और पत्थरों की बनी है। अब अगर ये ईंट पत्थर रोड पे पड़े होते, अब तो इसका प्लूरल पॉसिबल था कि 2 ईंटें पड़ी हैं, 4 पत्थर पड़े हैं। लेकिन अगर इनसे कुछ बन गया, दीवार बन जाए, घर बन जाए, कुछ भी कंस्ट्रक्शन अगर कर ली, तो फिर इनका प्लूरल नहीं हो सकता, स्पेशल ब्रिक एंड स्टोन करना पड़ेगा, इनका प्लूरल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो इतनी बात? उन्होंने उन्होंने कुछ नए एविडेंस सबमिट किए हैं जज के आगे, उन्होंने कुछ नए सबूत सबमिट किए हैं जज के आगे। अब फिर वही बात, एविडेंसेस नहीं हो पाएगा। या तो एविडेंसेस का एस हटा दो, कुछ नया एविडेंस पेश किया है, दे हैव सबमिटेड सम न्यू एविडेंस, या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसा कर लो, या तो आप सिंपली एविडेंस लिख दो, ठीक है, प्लूरल मत करो, या फिर न्यू पीसेस ऑफ एविडेंस करो। अगर एक से ज़्यादा आप रेफर करना चाहते हो ना, तो फिर न्यू पीसेस ऑफ एविडेंस ऐसा लिख दो। वही एडवाइस वाली बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखा दूँ। अब एक भाषा की तो एक ही वर्णमाला होगी ना, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं हो पाएगा, अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश कॉमा हिंदी एंड मराठी लिख दूँ तो अल्फ़ाबेट सही हो जाएगा, फिर प्लूरल ठीक हो जाएगा। एक भाषा की एक वर्णमाला होती है, 5-4 भाषाएं होंगी तो फिर प्लूरल करना पॉसिबल है। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाए, फिर आगे पढ़ते हैं। एक ये छोटी सी टाइपिंग एरर हो रह गई है। इंडियन फार्मर्स दिया हुआ, प्लूरल दिया हुआ ना, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, नीड आना चाहिए था। ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है बेसिकली, ये कोई इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एरर नहीं है, ये टाइपिंग एरर की बात हो रही है कि ये जो अगर आपका सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, और प्लूरल वाली वर्ब में V1 में क्या है, एस वगैरह नहीं आता। ये टाइपिंग एरर था, ये कोई इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एरर नहीं था।
हाँ जी, करें शुरू। चलो जी। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम ना, जो दिमाग होता है उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी चला लेना चाहिए हमें ना। कहीं ऐसे भगवान के पास जाओ, भगवान भी एकदम देख के गए, ओ माय गॉड, कंप्लीटली अनयूज्ड ब्रेन, सीधा अगली बॉडी में डाल दें। कुछ डेटा वेटा इरेज करने का भगवान को भी तो मौका दो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि फर्नीचर्स नहीं होगा, ब्रिक्स एंड प्लूरल नहीं लगेगा, अब ये पढ़ाया। सर एविडेंसेस नहीं होगा, पीसेस ऑफ एविडेंसेस नहीं होगा। अबे एविडेंसेस ही करना होता तो फिर इसमें क्या दिक्कत थी? अगर एविडेंसेस ही करना होता तो फिर इसमें क्या दिक्कत थी? ये पीस ऑफ पीसेस ऑफ एविडेंस का चोचला करना क्यों पड़ा? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता। और इसमें भैया बात ये बताई है, एक भाषा की वर्णमाला एक होती है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ए से लेकर जेड तक का कॉम्बिनेशन, ए आ से लेकर अक्षर त्रय ग तक का कॉम्बिनेशन। एक भाषा की वर्णमाला एक होती है तो उसका प्लूरल नहीं हो पाएगा। 20 भाषाओं की बात करोगे तो प्लूरल हो जाएगा। इतनी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट भाई। अब ये कुछ ऐसे नाउन है, अब ये कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन प्लूरल होते नहीं है। दिखने में प्लूरल क्यों लगेंगे? दिखने में प्लूरल ये इसलिए लगेंगे क्योंकि इनके लास्ट में देखो एस आ रहा है। तो बच्चे को क्या लगता है, जैसे बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, हाँ कि ना। एस लगाने से बच्चे को ऐसा लगता है कि एस लगा के चीज़ प्लूरल हो जाती है, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, हाँ कि ना। लेकिन इनके अंदर एस लगा होके तो बच्चे का दिमाग फिर इसमें भी बोलेगा कि प्लूरल हो गया। अब मान लो किसी बच्चे को नहीं पता, काफ़ी बच्चे होंगे क्लास के अंदर जिनको नहीं पता बिलियर्ड्स क्या होता है ना। तो अगर मान लो सेंटेंस के अंदर मैंने पेपर में सेंटेंस ऐसे दे दिया, बिलियर्ड्स हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज, तो बच्चा सोचेगा बिलियर्ड्स हैज़। अगर उसको बिलियर्ड्स का मतलब नहीं पता तो वो हैज़ काट के हैव करेगा, हाँ कि ना। लेकिन जिसको पता है गेम का नाम है, गेम का नाम है, अगर ये गेम का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो इसका मतलब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। इतनी सी बात है। ये दिखने में ऐसा लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि भैया ये सारे के सारे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हैं, लेकिन ये प्लूरल है नहीं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं। फिजिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, है ना, पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के नाम वाला काम कर रहे हैं आपके सेंटेंस में तो फिर भी वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। ऐसी बिलियर्ड से लेकर अगर आप देखें, बिलियर्ड से लेकर अगर आप देखें तो ये चारों गेम के नाम है। बिलियर्ड्स वो होता है, वो टेबल होता है ना, बीच में बॉल सी होती है डंडी सी लेके ऐसे। पूल, स्नूकर वगैरह भी बोलते हैं इसको, उसमें रूल्स का थोड़ा मोटा चेंज होता है, नंबर ऑफ बॉल्स वगैरह का चेंज होता है, मोरलेस बात एक ही है। डार्ट्स होता है ऐसा, वो गोला सा होता है, छोटा सा तीर होता है, ऐसे ऐसे फेंक के मारते हैं, बीच में लगता है तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। एथलेटिक्स गेम की एक टाइप हो गई। डोमिनोज हो क्या? डोमिनोज ये पिज़्ज़ा वाला डोमिनोज नहीं है, ये डोमिनोज है पासे, है ना। जैसे वो महाभारत में शकुनी खेला करता था ना पासे, वो उनको बोलते हैं डोमिनोज, हाँ कि ना। तो ये सारे के सारे गेम्स के नाम हो गए, ये सारे के सारे गेम्स के नाम हो गए। ऐसे ही रिकेट से लेकर शिंगल्स तक ये सारे बीमारियों के नाम है। चेक करो, रिकेट्स ये होता ना, कुत्ते बिल्ली बंदर इनके काटने से हो जाता है रिकेट्स। मीजल्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन पे डिजीज है बेसिकली। मम्स को बोलते हैं गल सुखा, ठीक है, इसको गोइटर घेंगा वाला नहीं है और है, गल सुखा बोलते हैं, ये भी एक टाइप की बीमारी है। डायबिटीज़ तो मुझे लगता है सबको ही पता होगी। रेबीज़, कुछ गलत बोल गया शायद मैं, अरे गलत बोल गया यार मैं, वो रेबीज़ के लिए बोलना था वो। रिकेट्स कौन सा होता है? रिकेट्स तो विटामिन डी की कमियों से जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से जो पैर वैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं उनको बोलते हैं रिकेट्स। वो रेबीज गलती से मैं वो बोल गया। शिंगल्स क्या होता है? शिंगल्स के अंदर भी स्किन के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे बीमारियों के नाम है, प्रॉपर नाउन है। जैसे ये सब्जेक्ट के नाम है, ये गेम के नाम, ये सब्जेक्ट के नाम है, गेम के नाम है, बीमारियों के नाम है। सारे प्रॉपर नाउन है भैया, सारे प्रॉपर नाउन है। भले ही इनके लास्ट में एस आ रहा है, उससे कन्फ्यूज मत हो जाना। जो इनके लास्ट में एस आ रहा है उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं, वर्ब सिंगुलर लेंगे। इन तीनों को देखो, ये तीन थोड़े से हटके हैं, थोड़े अजीब हैं,
इनिंग्स। इनिंग्स वो समय होता है, वो टाइम का ड्यूरेशन होता है जिसके लिए एक बैट्समैन क्रीज पर रहता है या खेलता है। आज इसने अच्छी इनिंग्स खेल ली, आज इसने अच्छी इनिंग्स खेली है, इसने इसने 50 सेंचुरी बनाई है इतनी इनिंग्स में। इसका इनिंग्स का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, इनिंग्स ही होता है। इनिंग नहीं होगा और इनिंग्स भी नहीं होगा, इसका सिंगुलर प्लूरल यही है। आ रही बात समझ में? सेम ऐसे ही न्यूज़ है, एक न्यूज़ सुन लो तो भी न्यूज़, 20 सुन लो तो भी न्यूज़। न्यू नहीं लिख देंगे इसको, या न्यूज़ नहीं लिख देंगे इसको। मेरी बात आ रही है समझ में? इसका भी सिंगुलर प्लूरल वर्जन यही है। ज़्यादा करो प्लूरल करने के लिए इसके लिए पीसेस ऑफ न्यूज़ लिख देते हैं, लेकिन जनरली उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। समन्स का तो दुनिया से ही निराला सिस्टम है। जनरली क्या होता है? बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स। समन्सिस का तो दुनिया से ही निराला सिस्टम है। क्या चक्कर है? समन्स है सिंगुलर और समन्सिस है प्लूरल। आई बात समझ में? अगर जो कोर्ट से पेश होने के जो आदेश होते हैं ना, उनको बोलते हैं समन्स। अगर कोर्ट से पेश होने का एक आदेश आया तो उसको बोल देंगे समन्स आया है। 5-6 आ जाए तो समन्सिस आए हैं। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर हमने तो समन लिखा हुआ देखा है। अरे वो वर्ब होती है, समन किसी को बुलाना, समन समंड समंड वो वर्ब होती है किसी को बुलाना। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नाउन की बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से देख लीजिए होता क्या है। इनको देख के ये लास्ट में एस जो है उसको देख के हमें लगेगा कि यार ये प्लूरल हो गए, लेकिन यार ये सब्जेक्ट के नाम है, गेम के नाम है, बीमारियों के नाम है। इन तीनों का आपको अलग बता दिया। ये सारे ये ऊपर वाले तो ये 3 लाइन वाले तो प्रॉपर नाउन है, सीधे सीधे किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। क्लियर होगी इतनी बात? चलो इस पे बेस सवाल है, करो। देखो मेरे कराने में तो ये 20 ही सेकंड का काम है, लेकिन इसको खुद से करोगे, अच्छा इसकी जगह ये आएगा, तो पेपर में आपको वो चीज़ बड़ी हेल्प करेगी, है ना। नाउन चैप्टर आप देख ही रहे हो, बड़ा बोरिंग चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं, ये ऐसे पढ़ाना है। तो उसके अगर आप एग्जाम्पल देख लोगे, खुद से याद कर लोगे, तो थोड़ा पेपर में आपके लिए ईजी हो जाएगा। करो ट्राई। चलो अब इनको देख लो, इनको भी करके दिखाओ साथ ही।
इन द लास्ट मैच था भाई ये, इन द लास्ट मैच। चलो जी आ जाइए। ये जो न्यूज़ है पूरी तरह से बेसलेस है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मान लो किसी के बारे में कोई खबर अफवाह उड़ गई, तो कह रहे भैया ये जो खबर है पूरी तरह से बेसलेस है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि न्यूज़ जो है इसको प्लूरल तो कर नहीं पाएंगे, हाँ कि ना। न्यूज़ पता है सही मायने में तो जो पीछे जो कैटेगरी था ना, जो क्रॉकरीज नहीं हो पाएगा, कटलरीज नहीं हो पाएगा, उसी टाइप का न्यूज़ अपने आप में कुछ है बताओ। वर्ड का वर्ड्स हो सकता है, उसने एक वर्ड बोला, उसने एक सेंटेंस बोला, सेंटेंसेस, वर्ड वर्ड्स, पैराग्राफ पैराग्राफ्स, न्यूज़ का कुछ हो पाएगा? ये अपने आप में कुछ है? ये कुछ नहीं है। जो भी देश विदेश की खबरें देने के लिए देश विदेश के बारे में जानकारी दे दे उसी को न्यूज़ कह देते हैं। तो भैया इसका या तो अगर आप चाहते हो बहुत सारी खबरें कहना कि ये जो खबरें हैं बेसलेस है, अगर ऐसा कहना चाहते हो तो फिर आपको दीज पीसेज ऑफ न्यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप यहां पे ऐसा लिख लो, दीज पीसेज ऑफ न्यूज आर बेसलेस, या तो ऐसा लिखो। अगर आप अकेला लिखना चाहते हो तो फिर दिस, अगर अकेला सिंगुलर ही है तो फिर आप उसमें दिस पीस लिखो, ना लिखो बात एक ही है, सीधा भी लिख सकते हो। सिंगुलर वाले केस के अंदर आप सीधा भी लिख सकते हो, दिस न्यूज इज बेसलेस, सीधा भी लिख सकते हो, दिस न्यूज इज। दोनों में से कोई एक काम कर लो। या तो प्लूरल करना है तो फिर दीज पीसेस ऑफ न्यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना तो सीधा लिख दो दिस न्यूज इज। इस पर आ जाओ। रिकेट्स क्यूरेबल होती है अगर इसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए। अब आपको पता है रिकेट्स तो प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? रिकेट्स इज होना चाहिए था। दूसरी बात, इसके लिए अगर आगे कोई प्रोनाउन यूज करोगे तो वो दे यूज करोगे कि इट यूज करोगे? प्रॉपर नाउन है ना, उसके लिए वर्ब सिंगुलर आ रही है तो आगे इट लिखना पड़ेगा। और अगर इट के साथ वर्ब लगाओगे तो सिंगुलर लगाओगे प्लूरल लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। सर एक ही सेंटेंस में तीन तीन और पेपर में कौन सा लगाएंगे? समझाने के लिए बताया है, पेपर में या तो वो एरर आएगा या ये एरर आएगा, समझाने के लिए बताया कि अगर ये प्रॉपर नाउन है, किसी बीमारी का नाम है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आगे इसके लिए कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव लगाओगे वो भी सिंगुलर आएगा, और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर हो जाएगी। इस पे मैथमेटिक्स एक बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऑब्वियस बात है, सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो वर्ब सिंगुलर आ गई। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें, उसका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मुझे बताओ कि यहाँ ये सब्जेक्ट का नाम है, सोचो थोड़ा सा, क्या यहाँ पर ये सब्जेक्ट का नाम है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैथ हो सकता है कि मेरा मैथ, आज पूरे दुनिया में मैथ वहीं पढ़ूंगा, मेरा हो गया आज मैथ, आज तुम सब फिजिक्स केमिस्ट्री और कुछ पढ़ लो, हो पाएगा? एक्चुअली जब आप कहते हो ना उसका मैथमेटिक्स, तो आप कहना चाह रहे होते हो उसकी गुणा भाग करने की स्किल्स, उसकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी हैं बुरी हैं। यहाँ पे जब आप मैथमेटिक्स से पहले हिज लगा दो, माई लगा दो, माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, देयर मैथमेटिक्स, अगर ऐसा कर दोगे तो यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है कैलकुलेशन स्किल्स। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कैलकुलेशन स्किल्स। और अगर इसका मतलब कैलकुलेशन स्किल्स हो जाता है तो इस केस में वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी? प्लूरल लगानी पड़ेगी। बोलो जी, कुछ समझ में आया? ध्यान रखना, अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर मैथमेटिक्स ऐसे कर दो, हिज मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, तो प्लूरल लगाएंगे। इसको देख लो, डायबिटीज़ एक कॉमन डिजीज़ बन गई है, आजकल हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ पर्टिकुलर बीमारी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो हैज़ बिकम करना पड़ेगा। एक ग्रेट इनिंग्स खेली कोहली ने, एक बहुत अच्छी पारी खेली पिछले मैच में। अब इनिंग नहीं हो पाएगा, बेसबॉल एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं ना थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मान लो डिक्शनरी वगैरह में टाइप कर लो, सर डिक्शनरी में तो दिया हुआ है इनिंग हो सकता है, आप तो पढ़ाए हैं कि इनिंग्स ही होगा, उसके अंदर पढ़ना स्पेशली लिखा होगा। बेसबॉल वगैरह के केस में जहाँ एक प्लेयर की एक से ज़्यादा पारी आती हैं उस केस में इनिंग हो सकता है, लेकिन क्रिकेट वगैरह के केस में
इनिंग्स ही होगा, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। तो यहाँ पे एक अच्छी पारी खेली, इनिंग्स का मतलब पारी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर हो इतनी बात? इनिंग मत कर देना कहीं। फिजिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो प्रॉपर नाउन है, वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। बहुत सारे समन्सेस इशू किए गए हैं केजरीवाल को अब तक। अब मैनी लगा हुआ तो पता चल गया कि बहुत सारे हैं, तो प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समन्सेस, और वर्ब भी करनी पड़ेगी प्लूरल। क्लियर हो गया? बहुत सारे समन्सेस इशू किए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को अब तक। क्लियर है जी? चलो जी नेक्स्ट पे जाइए। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो प्लूरल में रहते हैं। पहले हमने पढ़े ऐसे नाउन जिनको सिंगुलर मानेंगे, वो जो थे अपने सैंड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, हेयर हो गया, वो सब ऐसे नाउन जिनको अपन सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी वर्ब उनके साथ सिंगुलर लगाएंगे। उसके पीछे का आपको लॉजिक बताया। फिर हमने ऐसे नाउन पढ़े जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। प्लूरल क्यों लगते हैं? क्योंकि इनके लास्ट में एस आ रहा है। फिर आपको इसके पीछे का लॉजिक बताया कि यार प्रॉपर नाउन है, बीमारियों के नाम है, कोई खेल का नाम है, कोई गेम का नाम है ना, कोई सब्जेक्ट का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है तो ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर आएगी। अब ये कुछ ऐसे नाउन हमें पढ़ने हैं जो प्लूरल में चलेंगे, यानी इनके साथ देखो जितने भी, सबके लास्ट में देखो आपको एस नजर आ रहा होगा, सारे के सारे, एक तो इनके लास्ट में एस लगेगा, प्लूरल लगाना है, और दूसरा इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। यानी सीजर्स इज नहीं हो सकता, सीजर्स आर ही हो सकता है। ठीक, इसको जरा समझते हैं। देखो जरा यहां तक, इन सब पे थोड़ा नजर मारो। इनको बोलते हैं पेयर नाउन, जोड़े में चलने वाले नाउन। देखना कैसे, सीजर्स कैंची सेम दो पार्ट से मिलकर बनी हुई, हाँ क्या ना, सीजर्स कैंची सेम दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, बीच में नट, हाँ क्या ना। टोंग्स चिमटा सेम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, इनको बोलते हैं पेयर नाउन, जोड़े में चलने वाले नाउन। प्लायर्स प्लास होता ना, तार वार काटने काम आता है, कभी देखा होगा, हाँ जी। पिंसर्स होती चिमटी, छोटी सी चिमटी होती है, वो लड़कियां आईब्रो वगैरह सेट करती हैं जिससे, सेम दो पार्ट से मिलके बनी है। बिलोज होती फूकनी, ये अपने गांव वाँव में जो फूकनी होती है वो नहीं कि लोहे की कोई पाइप फंस गई काट के उसकी फूकनी बना ली, वो नहीं। अंग्रेजों का एक टाइप की बिलोज चलती है, फूकनी उनकी कुछ अलग शेप की होती है, कुछ ऐसा कह सकते हो, कुछ ऐसी शेप की है वो। इसमें इस साइड पे एक वो होता है, दो ऐसे स्टैंड से इसको दबाते हैं, बीच में रबड़ होता है, रबड़ कंप्रेस होता है और यहाँ से हवा बाहर आती है, कुछ इस टाइप से का है वो। ठीक है, डिवाइस है, एक बार गूगल पे इसको टाइप वाइप करके इसकी इमेज विमेज देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। जब माचिस वाचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तो होता क्या, जंगल में मान लो आग जलानी है, तो अगर आप क्या करोगे, आग जला के मुंह से फूंक मारोगे तो मुंह से तो बड़ी तेज फूंक आएगी, तो वो आगे बुझ जाएगी, तो बहुत बिल्कुल मध्यम सी फूंक मारनी होती है, तो उसमें ये काम आया करती थी। ठीक है, तो बिलोज जो है ये उस फूकने की बात हो रही है जो अंग्रेज वगैरह यूज करते हैं। ट्राउजर्स आपको पता ही है, आपकी पैंट सेम दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, दर्जी भी आपने देखा होगा, दो पैंट जब सिलता है तो एक टांग अलग होती है, एक टांग अलग होती है, फिर उनकी सिलाई करता है। पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, फैंग्स, ये सारे के सारे देखो, ये सारे के सारे पहनने की चीज़ें, हाँ क्या ना। लड़कियों के भी जो कपड़े आते हैं, लेगिंग, जैगिंग्स, वो सब के सब रूरल के अंदर चलेंगे, ऐसा लगेगा उसमें। फैंग्स होता है, फैंग्स होता है जैसे सांप के जो आगे वाले दो दांत होते हैं ना, सांप जो है पहले वो दांत में बेसिकली जहर नहीं होता है, दांत से पंचर करता है आपकी स्किन को, फिर उसकी जो जहर वाली केचुली होती है वो दांत के साथ ही लगी होती है, वो दांत के साथ साथ बह के फिर उसके अंदर जहर आपकी नस के अंदर जाता है। तो जो दो अगले बड़े दांत होते हैं उनको बोलते हैं फैंग्स। स्पेक्टेकल्स हो गए, चश्मा सेम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ग्लासेस चश्मा सेम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ऑप्टिकल चश्मा सेम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। बाइनोकुलर्स दूरबीन सेम दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है। स्केल्स होता तराजू, जो पुराने ज़माने में तराजू नहीं चलता था, बीच में से पकड़ते थे, दोनों साइड पे से बाट हुआ करते थे, उसको बोलते हैं स्केल्स। स्केल्स माने क्या, तराजू। गैलोज होता फांसी का तख्ता, पुराने ज़माने में क्या करते थे, ऐसा लकड़ी का एक डिवाइस टाइप का होता था, ऐसा ऐसे
ये तो दोनों साइड से मैंने बड़ा छोटा बना लिया, वो सेम साइज का होता था। बेसिकली लकड़ी के दो गुटके होते थे, लकड़ी के दो ऐसे गुटके टाइप के होते थे, दोनों को जोड़ देते थे और सामने वाले की गर्दन ऐसे रखते थे और उस पर रख के काट देते थे, या फिर ऊपर से कोई ब्लेड आता था उसको काटने के लिए। सेम दो पार्ट से मिलके बना होता था ये, इसको गैलोज बोलते थे। फैटर्स और शैकल्स का मतलब होता है जंजीरें बेड़ियाँ। फैटर्स और शैकल्स का मतलब होता है जंजीरें बेड़ियाँ। आपने देखा होगा कोई भी भैंस वैंस को बांधने के लिए या कैदियों को बांधने के लिए जंजीरें बेड़ियाँ सेम दो पार्ट से, सेम छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। तो इन सबको आप समझ सकते हो कि पेयर नाउन है। इन सबको आप समझ सकते हो कि ये क्या है, पेयर नाउन है, जोड़े में चलने वाले नाउन है। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा जी, आगे देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, नाउन चैप्टर जो है पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे बोरिंग चैप्टर है। आप सोचो कि हर चैप्टर के अंदर ही कुछ और, ये ज्यूरेंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब हो पाए, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप देख रहे हो मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बता रहा हूँ, उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पेपर में आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। वरना आप कहीं पढ़ के देख लेना, ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, ये ऐसे होते हैं। चलो बेटा आगे इसको देखिए। अब आगे आप यहाँ से यहाँ तक को देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको लगे यार कॉन्ग्रेचुलेशन तो होना चाहिए, हाँ कि ना? रिगार्ड तो जरूर होना चाहिए। अब जरा समझना, रिगार्ड वर्ड को जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे ना तो दिखाएगा हाँ रिगार्ड भी होता है, लेकिन तब उसका मीनिंग और है। जैसे मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, तब रिगार्ड हो सकता है। लेकिन अगर ये सारे के सारे वर्ड बेस्ट विशेस के रूप में यूज हो रहे हैं कि मेरे रिगार्ड्स देना अपने पेरेंट्स को, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस चीज़ के लिए, मतलब बेस्ट विशेस। कॉम्प्लीमेंट, ऐसे जैसे उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज सुंदर लग रही हो, तो कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन अगर क्या ना मेरे कॉम्प्लीमेंट्स देना उनको, बेस्ट विशेस स्पेशली आपको लिखा मिलेगा, इनको डिक्शनरी में टाइप करोगे इनके यूज में लिखा मिलेगा बेस्ट विशेस के रूप में। जब इनको यूज करते हो तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। यहां से यहां तक के देखो, वैल्यूएबल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, कीमती, वैल्यूएबल आइटम, वैल्यूएबल थिंग, हाँ कि ना? लेकिन वैल्यूएबल्स का मतलब ही होता है कीमती सामान। आप कभी मेट्रो वगैरह में चढ़े होगे तो वहां पे लिखा होता है ना, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स या टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल्स, है ना? यू शुड कीप योर वैल्यूएबल्स सेफ, ऐसे करके। वैल्यूएबल्स का मतलब ही होता है कीमती सामान, इसमें नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। ईटेबल्स, खाने पीने का सामान, ईटेबल्स का मतलब ही होता है ईटेबल आइटम्स। बिलोंगिंग्स आपका सामान, गुड्स सामान, सराउंडिंग, सराउंडिंग एडजेक्टिव है, सराउंडिंग्स नाउन है। सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एटमोस्फियर, सराउंडिंग एक एडजेक्टिव होता है, इस एरिया के सराउंडिंग्स अच्छे नहीं है, ये नाउन है। मूवेबल, जिसको मूव किया जा सके, एडजेक्टिव। मूवेबल्स ऐसी चीजें जिन्हें मूव किया जा सकता है। अच्छा, ये इसके मूवेबल्स हैं जी, ये इसके ऐसे हिस्से हैं जिनको मूव किया जा सकता है, नाउन हो गया जी। क्लियर हुई इतनी बात? ये मैं आपको ब्रैकेट डाल डाल के अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सी हो जाए। अच्छा ये पेयर वाले हो गए, अच्छा ये वो वाले हो गए जो बेस्ट विशेस के रूप में प्लूरल होते हैं, अच्छा ये एडजेक्टिव को प्लूरल करके बनाए हुए हो गए, थोड़ा सा ऐसे याद रह जाता है। यहाँ से देखना शुरू करो, ये सारे के सारे अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं, ये आपको एक एक थोड़ा सा इमेजिन करके याद करने पड़ेंगे। एशेस, एक होता है ऐश, राख, वो तो मटेरियल नाउन हो जाती है। किसी चीज़ में आग लगा दी आपने, कागज में आग लगा दी, फिर बाद में चूरा सा बचेगा, वो क्या हो गया? वो हो गया राख, ऐश, वो तो मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो मतलब अध जली सी है, मतलब पूरी तरह से जली नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सा भी है, तो वो आएगी एशेस के अंडर में। जली हुई वस्तुएं, एशेस एम्बर्स, दोनों का मतलब होता है जली हुई वस्तुएं, जली हुई वस्तुएं। रिमेन्स, अवशेष किसी चीज़ के। रूइंस, मलबा। प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के अंदर जो जैसे जज ने प्रोसीडिंग्स 2 दिन के लिए डिले कर दी, 15 दिन के लिए डिले कर दी। क्लोज, कपड़े, जो आप बिना सिला हुआ कपड़ा लेके आते हो उसको, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्लोथ। जैसे होता है ना, आप जैसे वो थान आपने सुना होगा, गोल सा एक रोल सा होता है, उसके अंदर से 4 मीटर कपड़ा कटवा लिया, 3 मीटर कपड़ा कटवा लिया। मीटर याद है, लीटर, मीटर, किलो में कोई चीज़ ऐसी नापी जाती है जो अनकाउंटेबल होती है, वो मटेरियल नाउन के अंडर में आएगा। लेकिन अगर सिले हुए कपड़े हैं तो उनके लिए आप क्लोथ्स वर्ड यूज करोगे, क्लोथ वर्ड यूज नहीं करोगे कभी भी। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है दूर दराज के इलाके, जैसे एक शहर है उसमें एक तो सेंटर हो गया जहाँ पे मेन सिटी है,
आसपास के जो इलाके हैं वो कहलाते हैं आउटस्कर्ट्स। अरियर्स होते हैं आपके बकाया, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, उनको पता होगा अरियर्स। कई बार क्या होता है, जैसे सरकार ने महंगाई भत्ता दिया 3%, असलियत में महंगाई बढ़ गई भाई 10%, फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, तो बाद में क्या होगा, सरकार कह देगी कि चलो ठीक है 5% कर लो। तो अब जो सैलरी का डिफरेंस आना चाहिए था वो पीछे बैक डेट से मिलता है, और वो जो इकट्ठा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं अरियर्स, बकाया। ड्यूज, आपने नो ड्यूज का फॉर्म साइन किया होगा कॉलेज में, जब डिग्री लेने गए थे उन्होंने कहा था ना, कैंटीन से, लाइब्रेरी से, हर जगह से नो ड्यूज का फॉर्म साइन करा के लेके आओ, हाँ के ना। तो नो ड्यूज। स्वीट्स हो गया, मिठाइयाँ, स्वीट एडजेक्टिव होता है मीठा, स्वीट्स मिठाइयाँ। आर्म्स होता है दान दक्षिणा। रिचेस, इसका मतलब अमीर लोग नहीं होता, कहीं इसका मतलब अमीर लोग, रिचेस का मतलब अमीरी। रिचेस हैव विंग्स, अमीरी के पंख होते हैं, एक फेमस प्रोवर्ब भी है, अमीरी मतलब है इसका। आर्काइव्स, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका भी बताता हूँ। अर्निंग्स, जो भी आपकी कमाई है ना, अर्निंग, उसकी अर्निंग इतनी है नहीं, उसकी अर्निंग्स इतनी। अर्निंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया। ये एक प्रोसीड वर्ब होती है, उसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ये वो नहीं है। प्रोसीड्स होती है वो कमाई जो आप किसी धंधे से करते हो, भी इस साल हमारे इतने प्रोसीड्स हुए हैं, यानी इतनी कमाई हुई है। ऑड्स का मतलब था पॉसिबिलिटीज, क्या ऑड्स हैं इंडिया के जीतने के, तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। ऑड लिख दोगे तो उसका अलग, यार क्या ऑड सी बात है, क्या ऑड से कपड़े पहन रखे हैं, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा अजीब, वो मतलब नहीं यहाँ पे। आर्काइव्स को देख लो जरा एक बार, कहाँ लिख दूँ, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, देखो आर्काइव। आर्काइव का, आर्काइव और आर्काइव्स दोनों हो सकता है जब इसका मतलब हो गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक। और एक वर्ड आर्काइव्स ही रहेगा हमेशा। अगर मैं कहूं अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट स्लैश हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। समझने की कोशिश करना, अगर कोई गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है कि वो आर्काइव मेरी टेबल पर पड़ी है या वो आर्काइव्स मेरी टेबल पर पड़ी थी, उस केस में आर्काइव्स हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो जगह जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है, उसके लिए हमेशा आर्काइव्स वर्ड यूज होगा, प्लूरल वाला यूज होगा, सिंगुलर वाला यूज नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे नाउन थे जो हमेशा प्लूरल में ही चलेंगे। अब इनके बेस पे कुछ सवाल है, उनको देख लो, फिर उन सेंटेंसेस को डिस्कस कर देंगे, फिर आज के लिए छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। करो ट्राई। इनको और देखिए, सेम ही कॉन्सेप्ट पर है, सेम ही कॉन्सेप्ट पर है, इनको और देखो, फिर डिस्कस करता हूँ आठों को एक साथ।
चलो जी आ जाओ। आई डोंट नो, मुझे नहीं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ किसके चश्मे पड़े हैं मेरे टेबल पर। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि इसका स्पेक्टेकल्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, हाँ कि ना। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कई बार क्या होता है ना, अब जैसे किसी बच्चे ने डिक्शनरी में स्पेक्टेकल वर्ड को टाइप कर लिया और वहां पे वो देख रहा है कि सर स्पेक्टेकल भी दिया हुआ है कुछ, फिर वो कहेगा अरे सर ने तो स्पेक्टेकल्स कहा था, सर ने कहा था स्पेक्टेकल्स ही होगा, स्पेक्टेकल कुछ नहीं होगा। बच्चे कई बार क्या होता है ना, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। स्पेक्टेकल्स का जब मतलब चश्मा होता है, जब इसका मतलब चश्मा होता है तो ऑब्वियस बात है सेम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है तो प्लूरल ही रहेगा। लेकिन स्पेक्टेकल का एक मतलब दृश्य भी होता है, स्पेक्टेकल का एक मतलब दृश्य भी होता है नज़ारा टाइप में, तो उस केस में स्पेक्टेकल हो सकता है। तो यहाँ पे टेबल पे दृश्य तो पड़ा नहीं होगा, टेबल पे तो चश्मा ही पड़ा होगा, तो यहाँ पे प्लूरल आपको करना है। अगर कोई आपको सेंटेंस दिखेगी जिसमें स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य निकल रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर भी ठीक हो जाएगा, एक दृश्य 5 दृश्य वहाँ चल जाएगा। ऐसे इसको देखो जरा, सराउंडिंग्स ऑफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का जो एरिया है, अब आप देख पा रहे हो ऑफ प्रीपोजिशन है और ये पूरा का पूरा ये रेलवे स्टेशन का नाम है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुम इसको सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, या तो सराउंडिंग एरियाज लिखो या तो सराउंडिंग के बाद कोई नाउन लिखो, क्योंकि सराउंडिंग तो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। या फिर आप एक काम करो इसमें एस लगा दो, या फिर आप एक काम करो इसके अंदर एस लगाओ, सराउंडिंग्स करो, और सराउंडिंग्स प्लूरल हो जाएगा तो उसकी जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सर एक ही सेंटेंस में दो दो एरर, सराउंडिंग्स भी करना है ये भी करना है, समझाने के लिए किया यार, पेपर में एक ही जगह पर एरर आपको दिखेगा। मेरी जो अर्निंग्स है, मेरी जो कमाई है वो पर्याप्त नहीं है हायर स्टडी को अफोर्ड करने के लिए, हायर स्टडी को मैं अफोर्ड कर पाऊँ उसके लिए मेरी कमाई पर्याप्त नहीं है। अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग्स होगा, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, आर भी सही दिया हुआ है। गलती एक्चुअली इस बार यहाँ पे एक होती स्टडी, पढ़ाई, वो भी नाउन होता है, भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ जी, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी। एक तो वो वाला पढ़ाई वाला है, जब आप हायर मतलब हायर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड के डिटेल्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, उसको बोलते हैं हायर स्टडीज। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो हायर स्टडी नहीं, हायर स्टडीज यूज होता है। क्लियर हो गया। एंशियंट टाइम्स में गैलोस को यूज किया जाता था क्रिमिनल्स को मारने के लिए, तो पहली बात तो यहाँ पे गैलो नहीं गैलोज होगा, और दूसरी बात वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी लिखना पड़ेगा। गैलोज का यूज किया जाता था ये काम करने के लिए, गैलोज वॉज यूज नहीं गैलोज वर यूज्ड। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, इसको देखिए जरा, दिस सीजर्स डज नॉट कट वेल, ये जो कैंची है सही नहीं काटती क्योंकि ये पुरानी और रस्टी, ये जो कैंची है सही नहीं काटती क्योंकि ये पुरानी और रस्टी है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स के अंदर इसका जो आंसर दिया होगा वो सीधा सीधा आपको यहाँ पे डोंट करवा देगा, वहाँ दीज करा देगा, लेकिन समझना, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, कैंची एक भी हो सकती है, 10-15 कैंचियों की भी बात कर सकता है ना। अगर या तो कहना पड़ेगा कि ये जो एक कैंची है ये सही से नहीं काटती क्योंकि ये पुरानी और जंग लगी हुई है, 20-30 कैंचियाँ भी हो सकती हैं कि ये 20-30 कैंचियाँ ढंग से नहीं काटती क्योंकि ये पुरानी और रस्टी हैं। तो कैसे बोलोगे, ये तो हमेशा प्लूरल ही रहता है, अरे ये तो हमेशा सीजर्स ही रहता है, तो एक कैंची कैसे बोलोगे। यही सेम बात इन सब पे वैलिड है, ये जो पेयर नाउन वाले हैं ना, सीजर से लेकर यहाँ तक, ये बात इन सब पे वैलिड है कि अगर ये प्लास है तो प्लूरल ही रहता है, एक प्लास कैसे कह पाओगे फिर, हाँ कि ना। तो उसके लिए वर्ड आप यूज करते हो पेयर। अब एक कैंची की अगर बात करें, एक कोई कैंची ठीक नहीं है तो फिर आप लिखोगे दिस पेयर ऑफ सीजर्स, ये जो जोड़ा है कैंची का, ये वाला जो जोड़ा है ना कैंची का, ये सही नहीं चलता। अब सब्जेक्ट कौन बन गया, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट कौन बन गया, पेयर। तो वर्ब कैसी आएगी, डजंट कट वेल, डजंट कट वेल एज। अब सब्जेक्ट कौन है, पेयर है, हाँ कि ना, एक कैंची की बात हो रही, सब्जेक्ट कौन है, पेयर है, पेयर के लिए आएगा इट, एज इट इज ओल्ड एंड रस्टी। या तो ऐसे लिखो अगर एक कैंची की बात करनी है,
अगर भैया बहुत सारी 15 कैंची, नाई की दुकान है, नाई की दुकान है, सारी पुरानी कैंची लिए बैठा है, ये सारी कैंचियां भैया पुरानी है, तो क्या करोगे? दीज पेयर्स ऑफ सीजर्स डोंट, ये वर्ड हमेशा सीजर्स ही रहेगा, इसमें सीजर मत कर देना, ये प्लूरल ही रहेगा। डोंट कट वेल, इसमें आगे दे से चल जाएगा क्योंकि अब प्लूरल की बात हो रही है। दे आर, अब समझ में आया? 2 कैंचियां हैं, दीज 2 पेयर्स कर लेना। 3 कैंचियां हैं, दीज 3 पेयर्स कर लेना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका सिंगुलर प्लूरल कैसे चलता है। ठीक, हाँ जी, इसको देखिए जरा। अब यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी है कि आपने दिस सीजर्स लिख दिया अकेला, तो यहाँ पे दिस पेयर ऑफ सीजर्स अगर मैं कर दूं, दिस पेयर ऑफ सीजर्स कर दूं, तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन फिर दे गलत हो जाएगा। तो या तो ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। अब 2 पार्ट में तो एरर करेंगे नहीं, 2 पार्ट में तो एरर करेंगे नहीं कि यहाँ पे इतना बड़ा उठा दें। समझने के लिए आप चाहे ये पूरा समझ लो, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, दीज पेयर्स ऑफ सीजर्स डोंट कट, ऐसे करना पड़ेगा आपको। समझ आई मेरी बात? या तो चीज़ भैया सिंगुलर चल सकती है या फिर प्लूरल चल सकती है, तो उसके अनुसार जो जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर सीधा लिख सकते हैं दिस सीजर्स या सीधा लिख सकते हैं दीज सीजर्स। हाँ लिख सकते हो बच्चे, लिख सकते हो, लेकिन फिर उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि सीजर्स में अकेले में कैसे पता चलेगा? फिर 3 कैंची कैसे लिखेंगे बताओ? अगर हम लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा वो, दिस सीजर्स और दीज सीजर्स। 1 कैंची हो तो दिस सीजर्स लिख लो, ज़्यादा हो तो दीज सीजर्स लिख लो, लेकिन फिर 3 कैंची कैसे लिख पाएंगे? उसका कोई मेथड है? उसके लिए बता रहा हूँ कि ग्रामेटिकली बेटर स्ट्रक्चर माना जाता है ये पेयर लिख के लिखना। सेम बात शूज़ के लिए है, ठीक है? आप कहना चाहते हो मैं नए जूते खरीद के लेकर आया या मेरे जूते ऐसे हैं, माई शूज़ लिख दिया आपने। अब माई शूज़ से कैसे पता चलेगा कि 1 जोड़ी जूतों की बात हो रही है कि 10 जोड़ी जूतों की बात हो रही है? मेरे जूते महंगे हैं, माई शूज़ आर कॉस्टली। तो पुराने ज़माने में आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, भैया जूतों की 1 जोड़ी ले आना, भैया 2 जोड़ी जूते ले आना। जो वर्ड यूज़ करते थे ना जोड़ी, दैट इज़ पेयर। क्लियर हुई इतनी बात? इस पे आओ, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और घर से निकल जाओ, बिलोंगिंग्स करना पड़ेगा। मेरे पास सेविंग्स अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं, सेविंग्स अकाउंट। आप देखना एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग नहीं सेविंग्स अकाउंट लिखा होगा। ये कंपाउंड नाउन है, ये पूरा कंपाउंड नाउन है ये सेविंग्स अकाउंट। सेविंग नहीं होगा, सेविंग्स ही होगा हमेशा, अर्निंग्स ही होगा हमेशा। डेटा जो है अब सेव किया जा रहा है, अब ये रखने की जगह है, इसका मतलब बीबीसी की जो साउंड आर्काइव हैं, जो साउंड जहाँ पे सारी वो कैसेट वगैरह स्टोर करते हैं उसकी बात कर रहे हो, तो उस केस में तो हमेशा प्लूरल आता है, आर्काइव्स करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, तो ये कुछ ऐसे नाउन थे भैया जो हमेशा प्लूरल चलते हैं। हमने आज की क्लास में पढ़े ऐसे नाउन जिनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर ही हैं, फिर ऐसे नाउन जो प्लूरल होते हैं। आगे पढ़ेंगे भैया ऐसे नाउन, देखो जैसे अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ये ऐसे नाउन है जो होते प्लूरल है लेकिन दिखते सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस नहीं आ रहा। फिर हम ऐसे नाउन पढ़ेंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम होता है। ऐसे करके अपना नाउन एंड नंबर चलेगा, फिर नाउन केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही वाइंड अप करते हैं, बाकी का अपना टॉपिक जो नाउन चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए बेसिकली जो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, बाकी में जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनसे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अभी 4-5 दिन से छुट्टी थी भैया, इसलिए मैं कहीं गया था, उस वजह से डाउट्स वगैरह बहुत पेंडिंग हो गए। धीरे धीरे अगले 5-7 दिन में आपको रिप्लाई मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं ना, वो भी तो छुट्टी लेते हैं, तो जब मेरी क्लास नहीं हो रही या कभी भी आप जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग भी भाई अगर आपके डाउट का रिप्लाई नहीं हो रहा, 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो समझ जाओ यार कहीं गया होगा या इसकी तबीयत खराब होगी। अदरवाइज आपको मिनिमम देखो 48 घंटे तो लगेंगे। जनरली आपको 48 से 72 घंटे यानी दूसरा दिन खत्म और तीसरे दिन के आसपास में आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो मेरी तबीयत खराब है या मैं कहीं गया हुआ हूँ भाई। ठीक है, चलो जी।
अब बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।